हेलो बच्चों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके चैनल एनसीईआरटी वाला ज्ञान में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने मनुष्य के पाचन तंत्र और पाचन ग्रंथियों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आज हम अगला भाग श्वसन तंत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। श्वसन है क्या? आप सब जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो किसी भी जीव के सामान्य रूप से जिंदा रहने के लिए अति आवश्यक है। तो श्वसन क्या है कि जैविक प्रक्रियाएं जो हैं किसी भी जीवित प्राणी में जैविक प्रक्रियाएं किस प्रकार से संचालित होती हैं। एक निश्चित ताप पर उस जटिल प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्बनिक पदार्थ हैं, इन कार्बनिक पदार्थों का जैविक ऑक्सीकरण होता है। और इस जैविक ऑक्सीकरण के दौरान जो अपघटन है उसमें चरणबद्ध रूप में ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन। तो ये आवश्यक ऊर्जा जो पोषण के द्वारा में हमारे शरीर को मिली थी, उसका जटिल रूप में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग हमारे या किसी भी प्राणी द्वारा संभव नहीं है। इसलिए इन जटिल खाद्य पदार्थों को पहले पाचन के द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है ताकि वो कोशिकाओं और ऊतकों तक पहुंचकर अवशोषित हो सके और इस ऊर्जा का उपयोग उत्पादन के लिए किया जा सके। अब इन पचे हुए भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीकरण हुआ वो दो परिस्थितियों में हो सकता है। या तो वायु की उपस्थिति में, जिसे हम वायवीय श्वसन या एरोबिक श्वसन कहते हैं। अगर यह प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अनएरोबिक या अवायवीय श्वसन कहा जाता है। तो श्वसन बेटा मुख्यतः दो तरह का हो गया, दो प्रकार का हो गया, वायवीय और अवायवीय। याद रहेगा आपको? जब अवायवीय या अनएरोबिक ऑक्सीकरण होता है तो बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है। मात्र 2 एटीपी ऊर्जा ही इस प्रक्रिया के दौरान निकलती है। इसका मतलब जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें ऊर्जा के उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है, या हम कह सकते हैं इस प्रकार के जीवों में वायवीय ऑक्सीकरण अति आवश्यक हो जाता है। इससे 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो आप देख सकते हो एक तरफ सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा निकलती है, जबकि वायवीय श्वसन में ऑक्सीकरण के दौरान 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है या 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। तो दोनों प्रक्रियाएं जो हमने पहले पढ़ी, पाचन के साथ साथ ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के समन्वय से ऊर्जा निकलती है और रासायनिक ऊर्जा के बीच के जो बंध हैं वो टूट जाते हैं। मुख्यतः या सबसे पहले हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है उसका विघटन होता है। आपने सुना होगा, टीवी में बहुत सारे ऐड आते हैं,
ग्लूकोन डी, जान में जान डाल दे पीते ही। तो सबसे पहले हमारे शरीर को जब ऊर्जा होगी तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का, शर्करा का उपयोग करते हैं, उनका विखंडन सबसे पहले होता है। उसके बाद वसा, जिनको हम फैट्स कहते हैं, उनका विघटन शुरू हो जाता है। और विशेष परिस्थितियों में अमीनो अम्ल का, अमीनो एसिड्स का विघटन होता है और रासायनिक ऊर्जा निकलती है। अगर आपसे कोई पूछे, ये एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से व्रत कर रहा है, फास्टिंग कर रहा है, तो उसके शरीर में सबसे पहले कौन सी ऊर्जा या किस प्रकार के भोज्य पदार्थ सबसे पहले इस्तेमाल होंगे और सबसे अंत में कौन से इस्तेमाल होंगे? अगर आप में से किसी को इसका उत्तर पता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको, ग्लूकोज का विघटन होगा, उसकी ऊर्जा सबसे पहले इस्तेमाल करी जाएगी। उसके बाद वसा, क्योंकि ये संचित ऊर्जा होती है हमारे शरीर में। और सबसे अंत में प्रोटीन की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन संरचनात्मक इकाई है, संरचनात्मक हिस्से को बनाने का काम करती है, हमारे कोशिका ऊतक की रिपेयरिंग का काम करती है। तो सबसे अंत में प्रोटीन का उपयोग होगा और सबसे पहले ग्लूकोज का उपयोग किया जाता है। अब आपको उसका उत्तर मिल गया होगा अगर आपको नहीं आता था। एवाइविएशन प्रथम चरण होता है, जो कोशिका द्रव्य में शुरू होता है और बहुत कम ऊर्जा इसमें निकलती है, क्योंकि ये आंशिक विखंडन है। इसमें ग्लूकोज से पायरुवेट या पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है। पायरुवेट या पायरुविक एसिड का निर्माण हो जाता है कोशिका द्रव्य में। ग्लूकोज जो कि 6 अणु जिसमें उपस्थित होते हैं, लेकिन पायरुविक एसिड या पायरुवेट में 3 अणु उपस्थित होते हैं। तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। एक ग्लूकोज से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। और ये कहां हो रही है प्रक्रिया? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। ये आपको याद रखना है। अब बाकी बची ऊर्जा कहां उपस्थित है? पायरुवेट में, पायरुविक एसिड में। तो C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र है, उसे कोशिका द्रव्य में पायरुवेट या पायरुविक एसिड का निर्माण हो गया। अब ये पायरुवेट का जो विखंडन है, ये अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। जो सूक्ष्म जीवी हैं, जिस बैक्टीरिया है या यीस्ट है, उनमें इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हमारे शरीर में भी कुछ विशेष परिस्थितियों में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। देखे, 2 चीज है, एब्सेंट होना और लैक होना। लैक एक अस्थायी स्थिति है, कुछ क्षण के लिए ये प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी बहुत लंबे टाइम तक तो हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, अनुपस्थित है, एब्सेंट है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन के अभाव में पायरुविक एसिड हमारे मांसपेशियों में, इस पायरुविक एसिड से लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। और ये लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हमें बहुत दिन के बाद अगर हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत फास्ट रनिंग करते हैं, तो हमारे मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है, ऐंठन आ जाती है, और उस कंडीशन को मसल फटीग कहा जाता है। वो परिस्थिति क्या कहलाती है? मसल फटीग। तो 2 अवस्थाएं हमने डिस्कस कर ली। ये देखिए, यहां पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि पहली दशा में ऑक्सीजन अनुपस्थित है, तो
इथेनॉल C2H5OH का निर्माण हो जाएगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत कम ऊर्जा। अगर सूक्ष्म जीवों में, यीस्ट में यह प्रक्रिया हो रही है तो इसे किण्वन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फर्मेंटेशन। अब ये किण्वन निर्भर करता है कि क्या प्रोडक्ट बन रहा है। अगर अल्कोहल बन रहा है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कह देंगे, लैक्टिक एसिड बन रहा है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कह देंगे इसको। अगर मांसपेशियों में कुछ देर के लिए ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक अम्ल बन जाएगा, और यहां पे भी बहुत कम ऊर्जा निकलेगी। लेकिन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन है और ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस 38 ATP ऊर्जा निकलती है, और ये प्रक्रिया कहाँ होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। बहुत ध्यान से आपको देखना है बेटा। पहले हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज से कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में क्या बन गया था, पायरुविक एसिड, पायरुविक अम्ल का निर्माण हो गया था। ये 6 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन थे, तो 2 मॉलिक्यूल बने यहाँ पे पायरुविक एसिड के। अब इस पायरुविक एसिड से माइटोकॉन्ड्रिया में अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा और 38 ATP बनेंगे। अगर किण्वन होगा तो अल्कोहल बनेगा, इथेनॉल बनेगा, और अगर मांसपेशियों में अस्थायी रूप से ऑक्सीजन अनुपस्थित है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो ये 3 परिस्थितियां हैं जिनमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, विखंडन हो सकता है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि क्योंकि सिर्फ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही पायरुवेट पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है, इसलिए इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है। ठीक है, तो श्वसन के प्रथम चरण में बना हुआ जो पायरुवेट था पूर्ण ऑक्सीजन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, जहां इसका विखंडन होता है, जो मैं आपको अभी बताया। अब वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, अब तक आपको एक आइडिया आ गया होगा। वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन उपस्थित, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होती, यहाँ पे ग्लूकोज का अपचयन होता है पूरी तरह, ग्लूकोज का अपचयन पूर्ण हो जाता है वायवीय श्वसन में, जबकि यहाँ पे अपचयन पूर्ण नहीं हो पाता। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, यहाँ पे या तो इथेनॉल बनेगा या लैक्टिक अम्ल बनेगा, है ना, और कुछ CO2 और बहुत कम ऊर्जा निकलती है। जबकि इस वायवीय श्वसन में क्योंकि पूर्ण अपचयन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। वायवीय श्वसन 2 जगह पे पूर्ण होता है। पहला चरण ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल का निर्माण कोशिका द्रव्य में, और दूसरा हिस्सा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कोशिका द्रव्य में या साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ 38 ATP निकलते हैं, लेकिन उस 38 ATP में से 2 ATP प्रक्रिया को पूर्ण करने में लग जाते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे नेट गेन कितना होता है तो वो 36 ATP होते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 ATP बनते हैं। उदाहरण की बात करें तो मनुष्य में वायवीय श्वसन होता है,
जबकि यीस्ट में अवायवीय शोषण पाया जाता है। तो ये बेटा मुख्य अंतर है वायवीय और अवायवीय शोषण में। इसके ऊपर लगभग हमेशा प्रश्न आता है। इस बार भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10वीं कक्षा के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि किस किस तरह से ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। फिर भी कोई डाउट रह जाए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो ये सारे जो डिफरेंसेस थे मैंने आपको बताए वायवीय और अवायवीय श्वसन के। यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 एटीपी है, वैसे 38 एटीपी बनते हैं, लेकिन नेट गेन इज 36 एटीपी। अब पौधे और प्राणी, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो पौधों और प्राणियों में जो श्वसन की प्रक्रिया है बिल्कुल अलग अलग ढंग से होती है। आप हमेशा याद रखें, चाहे पौधे हैं चाहे प्राणी हैं, श्वसन के लिए सब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि पौधे तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। श्वसन प्रक्रिया के लिए सबके सब ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। दिन के समय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हो जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो श्वसन के दौरान निकली वो जल के साथ मिलकर ग्लूकोज या शर्करा का निर्माण कर देती है और साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो नेट गेन क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीजन का निकलना हमें दिखाई देता है। तो हम ये सोचते हैं जो ऑक्सीजन निकली वो श्वसन प्रक्रिया के दौरान निकली है, जबकि ये प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक है। रात्रि में क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया नहीं होती तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल नहीं हो पाती, तो इसका निष्पादन, इसका निष्कासन ही मुख्य घटना होती है। अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि रात्रि में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि पेड़ अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। लेकिन कुछ पेड़ ऐसे हैं जो रात में भी ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जैसे पीपल है ना, तुलसी है। तो दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसका प्रकाश संश्लेषण में उपयोग हो गया, तो दिन में ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है, जबकि रात में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना ही मुख्य घटना होती है पौधों में। अब पौधों में गैसों के आदान प्रदान करने के लिए आपको पता है रंध्र होते हैं या रंध्र छिद्र होते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है कि रंध्र छिद्र कैसे प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं और इनके ये गैसों के आदान प्रदान में सहायता करते हैं। इन रंध्र छिद्र के अलावा बल्कि इनको वातरंध्र कहा जाता है। वातरंध्र क्या है, पहला हो गया रंध्र छिद्र जो सभी पत्तियों में पाए जाते हैं। वातरंध्र क्या है, जो पुराने तने होते हैं, जो मैच्योर स्टेम होता है उसमें भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पुराने तने में छोटे छोटे छिद्र जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं वातरंध्र कहलाते हैं। इन दो के अलावा एक और संरचना होती है मूल रोम। मूल रोम, पौधों के जड़ों में छोटे छोटे रोए पाए जाते हैं। जड़ों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रोए मूल रोम कहलाते हैं। और ये मूल रोम भी गैसों के विनिमय में, उनके आदान प्रदान करने में
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार पौधों में वातरंध्र, रंध्र छिद्र और मूल रोम की सहायता से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब अगर हम बात करें प्राणियों में शोषण, प्राणियों में किस प्रकार का शोषण पाया जाता है, किस प्रकार शोषण होता है, तो अगर हम मनुष्य के श्वसन तंत्र की बात करें तो नासाद्वार से आरंभ होकर और कृषिका कोष तक जाता है। यहाँ पे कुपिकाएं होती हैं जिनके थ्रू गैसों का विनिमय होता है। नास द्वार से मुख गुहा के द्वारा होते हुए श्वास नली में पहुंचता है और श्वसनी फुसफुस और श्वसनिका के द्वारा होता हुआ कुपिकाओं तक जाकर गैसों का आदान प्रदान होता है। याद रहेगा आपको? चलिए देखते हैं किस प्रकार प्रक्रिया होती है। जो एक कोशिकीय जीव हैं, जैसे अमीबा है, ये केंद्रक हो गया, यहाँ पे रिक्तिका होती है और ये इसका कोशिका द्रव्य होता है। ऐसे जीवों में सारी की सारी प्रक्रियाएं एक कोशिका में ही संपन्न हो जाती हैं। तो जो कोशिका झिल्ली है, इसमें विसरण के द्वारा ही बाह्य या ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, तो अमीबा पैरामीशियम में गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण क्रिया के द्वारा होता है। आप सबको याद रखना पड़ेगा। परंतु बहुकोशिकीय जीवों में प्रक्रिया थोड़ी अलग हो जाती है। बहुकोशिकीय जीव में भी दो वर्ग होते हैं, निम्न बहुकोशिकीय और उच्च बहुकोशिकीय जीव। तो जो निम्न बहुकोशिकीय जीव हैं, शरीर की सतह से विसरण के द्वारा उनमें गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जीव हैं, पक्षी और मैमेलिया वर्ग के जो प्राणी हैं, इनकी शारीरिक संरचना जो है जटिल होती है। इनमें बहुत अलग अलग प्रकार के संरचनाएं पाई जाती हैं। तो उन्हें अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कुछ विशिष्ट अंगों की सहायता से श्वसन प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। श्वास नली, गिल्स और फेफड़े, ये तीन मुख्य अंग हैं। ट्रैकिया, जो आर्थ्रोपोडा समूह है, उसमें इंसेक्टा वर्ग में, इंसेक्टा में, जिसमें कॉकरोच भी आता है, ग्रास ओपर भी आते हैं, स्पाइरेकल संरचनाएं होती हैं जिनकी सहायता से एक सिस्टम बन जाता है जिसको ट्रैकियल सिस्टम कहा जाता है। और वो ट्रैकियल सिस्टम मदद करता है श्वसन में। जो पानी में रहने वाले जीव हैं, वो घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, उसका उपयोग श्वसन के लिए करते हैं गिल्स की सहायता से। तो वहां पर फेफड़े जो हो गए, गिल्स जो हो गए, सॉरी गिल्स जो हो गए, वो श्वसन में मदद करते हैं। अब मछलियों में दो समूह में गिल्स पाए जाते हैं। ये गिल्स, अगर हम संरचना की बात करें, इस तरह से, तो ये जो गिल पत्तिकाएं होती हैं, पल्लिकाएं जो होती हैं, गिल स्लिट्स जिनको कहा जाता है, गिल कोष्ठ में उपस्थित ये संरचनाएं होती हैं। जबकि जो अकशेरुकी हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जैसे झींगा मछली, सीप, इनमें गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। यहाँ पे गिल कोष्ठ में गिल पल्लिकाएं होती हैं
और यहाँ पे गिल्स के द्वारा रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है। वर्टिब्रेटा में जो उच्च जीवों में सबसे ऊंचा स्तर है, वहां पर फेफड़ों के द्वारा श्वसन पाया जाता है। तो ये उदाहरण आपको याद रखने हैं, जहां पे फेफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। अब जल में जो जीव रहते हैं, आपने देखा होगा जलीय जीव बार बार जल की सतह पर आ जाते हैं। मछलियां आपने देखी होंगी बार बार जल की सतह पर आके मुंह अपना बाहर निकाल देती हैं। क्यों करते हैं वो ऐसा? जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसकी मात्रा स्थल पर पाए जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा में बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ये जीव जल की सतह पर आ जाते हैं। इसलिए इन जीवों में श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, जैसे मछली में आपने देखा होगा। अब ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। मछली में गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो गया, मच्छर में या कॉकरोच में ट्रैकियल या श्वास नली की मदद से हो गया, केचुए में स्किन के थ्रू हो गया, स्किन के थ्रू हो गया, और मनुष्य में फेफड़ों के थ्रू। कई बार जो हमारी फेरेंजियल कैविटी है वो भी श्वसन में मदद करती है, और उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है फ्रॉग, मेंढक। तो मेंढक में 3 प्रकार का श्वसन पाया जाता है, बक्कोफेरेंजियल, क्यूटेनियस जो त्वचा के द्वारा, और फेफड़ों की मदद से, पल्मनरी जिसको कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है। अब मानव के श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो मानव का जो श्वसन तंत्र है इन प्राणियों में सबसे अधिक विकसित होता है। ये यहां से शुरू होकर, जैसा थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, गैसों का विनिमय होता है, ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो मनुष्य का श्वसन तंत्र इन प्राणियों में सबसे अधिक विकसित होता है। यहां मुख से या नासिका से शुरू होता है मनुष्य का श्वसन तंत्र। अब हम एक एक करके इसके विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला भाग नासाद्वार होता है। नासाद्वार से ऑक्सीजन गैस ग्रसनी तक पहुंचती है, ग्रसनी से कंठ के द्वारा होते हुए श्वास नली तक पहुंचती है, जहां पे श्वसनी और श्वसनिका इनमें इसका ब्रांचिंग हो जाती है, इसमें टूट जाती है, और ये ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंच जाती है। फेफड़े के आंतरिक संरचना में कूपिका कोश होते हैं जो इस ऑक्सीजन को रुधिर वाहिकाओं तक ले जाने का कार्य करते हैं। ये सारी संरचनाएं मिलके मनुष्य का श्वसन तंत्र बनाती है। याद रहेगा आपको? मनुष्य के श्वसन में मुख्यतः 2 चीजें होती है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अंतःश्वसन
और उच्च श्वसन, ये दोनों प्रक्रियाएं कहाँ होती है? इस प्रक्रिया के दौरान जो वक्षीय गुहा है वो फैलती है, वक्षीय गुहा फैल जाती है। दूसरा बदलाव क्या आएगा? जब वक्षीय गुहा फैलेगी तो जो पसलियों के साथ जो पेशियां जुड़ी हुई हैं वो सिकुड़ जाती हैं, पसलियों से मांसपेशियां आप लिख सकते हैं या पेशियां सिकुड़ती हैं। तीसरा जो मुख्य बदलाव आता है, जो वक्ष है ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ गति करता है, वक्ष ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ अप राइजेस अप, आउटवर्ड एंड अपवर्ड। और लास्ट में अंतिम जो बदलाव आता है कि गुहा में वायु दाब कम हो जाता है, गुहा में वायु दाब घट जाता है, कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भर जाती है, या वायु से मतलब ऑक्सीजन से है। इस प्रक्रिया को हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको इंस्पायरेशन कहा जाता है। अब उच्छ्वसन में सारी प्रक्रियाएं उल्टी हो जाती हैं लगभग। जो डायाफ्राम है उसकी भी हम पोजीशन देख लेते हैं, वो एकदम फ्लैट हो जाता है, जबकि यहाँ पे वक्षीय गुहा वापस अपने आकार में आ जाती है। ठीक है, पर ये मांसपेशियां स्थिर हो जाती है, ये मांसपेशियां स्थिर हो जाती है, जो वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और तापमान दाब बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। इस प्रक्रिया को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन, ये दो प्रक्रियाएं हैं जो बारी बारी से होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है हमारे शरीर में। जहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या है बेटा, आप लोग तुरंत मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, अगर कोई समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये वो सारी संरचनाएं जो भी आपको बताई मैंने, नासा द्वार से आरंभ होकर और रुधिर वाहिकाओं तक ऑक्सीजन जाती है। अब दो और शब्द आते हैं हमारे दिमाग में जब हम श्वसन की बात करते हैं बच्चों। एक शब्द होता है श्वसन क्रिया और दूसरा शब्द है सांस लेना। दोनों में सोचने में अंतर नहीं लगता, लेकिन बहुत बड़ा फर्क होता है। श्वसन प्रक्रिया एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है, ये एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक, जिसमें खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और ऊर्जा का निर्माण होता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। सांस लेना, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वास लेना कहते हैं। ये लंग्स या फेफड़ों में संपन्न होती है और इसमें कोई ऊर्जा का निर्माण
नहीं होता। ये ऑक्सीजन रुधिर में मिलाने का और वहां से ले जाने का कार्य करती है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जो ऊर्जा है ये एटीपी के रूप में निकलती है, इसलिए एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। एटीपी को जैव ऊर्जा भी हम कहते हैं और इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। इसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है। तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ऑक्सीजन के 6 अणु और इससे क्या निर्माण होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु प्लस 36 एटीपी, ऐसे 38 होते हैं, 2 का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, यहां तक आपको याद हो गई होंगी चीजें। तो सार्वजनिक वाहक ऊर्जा का जैव ऊर्जा, कोशिकीय ईंधन, एटीपी हो गया। और ये एटीपी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए। अब हम बात करते हैं आगे इन भागों की। 2 प्रक्रियाएं मैंने बताया आपको, एक इंस्पायरेशन जिसे प्रश्वास या अंतःश्वसन कहते हैं, और दूसरी उच्च श्वास एक्सपायरेशन कहलाती है। ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। तो श्वसन की ये दोनों प्रक्रियाएं मिलकर क्या कहलाती हैं, ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास। ये सारे बदलाव मैंने आपको अभी बताया। आपको अंतःश्वसन में क्या बदलाव आते हैं और बहिःश्वसन में हमारे श्वसन तंत्र में क्या बदलाव आते हैं। उसके बाद अगला जो हिस्सा आता है वो होता है नोस्ट्रिल्स, या जिसको हम नासिका कहते हैं। नोस्ट्रिल्स या नासिका। आपने देखा होगा नासिका मुख्य द्वार के ठीक उपस्थित होती है। 2 गोलाकार छिद्र हैं जो अंदर की तरफ 2 अलग अलग नासिका वेश्मों नेजल चैम्बर में खुलते हैं। ये हिस्सा क्या कहलाता है, नासा पट्टिका, नेजल सेप्टम। और ये जो है ये भाग क्या कहलाता है, नासा वेश्म, नासिका वेश्म। और ये जो भाग है जहां पे नासवेश्म का अगला भाग, छोटा सा भाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है, वो क्या कहलाता है, वो प्रग्राण कहलाता है, वेस्टिब्यूल। उसको प्रग्राण या वेस्टिब्यूल कहा जाता है। अब जो श्वसनी होती है ये फेफड़ों में प्रवेश करती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये जो नासिका वेश्म है इसका कार्य क्या होगा, ये जो हमारे वायु के साथ कुछ धूल के कारण, मिट्टी के कारण आ जाते हैं, उनको रोकने का कार्य करती है। और ये ग्रसनी में प्रवेश कर जाती है, ग्रसनी में खुलती है, जिसको हम फेरेंक्स भी कहते हैं। ग्रसनी में कंठ द्वार के ठीक नीचे, ग्रसनी में कंठ द्वार के ठीक नीचे एक दूसरी संरचना होती है जिसे हम लैरिंक्स कहते हैं, लैरिंक्स। और लैरिंक्स के पीछे श्वास नली या ट्रैकिया होती है, श्वास नली या ट्रैकिया होता है। इस ट्रैकिया की लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर, इस ट्रैकिया की लंबाई कितनी है, लगभग 11 सेंटीमीटर है। और ये वक्ष गुहा पर जाकर
2 हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसको श्वसनीय कहते हैं। जिसको श्वसनीय कहा जाता है। ठीक है। एक श्वसनी अपने तरफ के फेफड़े में प्रवेश करती है। फेफड़े 2 स्पंज के जैसी संरचनाएं हैं, जिसके 2 आवरण होते हैं, बाहरी और भीतरी आवरण। दोनों आवरणों के बीच में एक द्रव्य भरा होता है और इसके बीच का जो स्थान है उसको प्लूरल कैविटी, प्लूरल गुहा कहा जाता है। प्लूरल कैविटी कहा जाता है। और इन दोनों के बीच में, फेफड़े और प्लूरा के बीच में म्यूकस जैसी एक चिकनी संरचना पाई जाती है, जो फेफड़े के फैलने और उसके वापस आने में होने वाले घर्षण को कम करती है। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में श्वसन तंत्र के विभिन्न हिस्से उपस्थित होते हैं। अब श्वसन प्रक्रिया वास्तव में होती किस प्रकार है, किस प्रकार से फेफड़ों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, वो हम देखेंगे। देखिए, जो गैसों का आदान प्रदान है, आप हमेशा याद रखें, और गैस के दबाव पर निर्भर करता है। उच्च दबाव से निम्न दबाव की तरफ गैसें जाती है। तो प्रश्वास के द्वारा जो हवा थी, जो ऑक्सीजन, हवा पे यहाँ पे बात है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आएगी। नासिका श्वास नली से होते ही फेफड़ों की वायु कोशिकाओं में पहुंच जाती है। अब यहाँ पे रक्त कोशिकाएं हैं, उनका घना जाल होता है और ये शरीर के विभिन्न भागों में अनऑक्सीकृत हृदय, पहले हृदय में पहुंचता है, जहां से ये फेफड़ों में भेज दिया जाता है। इसको शिरीय रक्त भी कहा जाता है। अब देखें, पूरी प्रक्रिया में आपको विस्तार पूर्वक समझाता हूं। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, नासिका से जो हमारी गैस है वो कहाँ जाती है, ग्रसनी तक, जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं। ग्रसनी नासागुआओं के पीछे स्वर यंत्र तक का हिस्सा है, स्वर यंत्र, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। ये फेरेंक्स है और इसको हम लैरिंक्स कहते हैं। ठीक है। ग्रसनी का ऊपर का हिस्सा, यहाँ पे स्फेनोइड बोन होती है, स्फेनोइड अस्थि होती है, और ये 12 से 14 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। ग्रसनी के 3 भाग होते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स। ये भाग हमारे पाचन से संबंधित है, जबकि ये दोनों भाग हमारे श्वसन से संबंधित होते हैं। लैरिंक्स या स्वर यंत्र, ये तीसरा भाग होता है, जिसमें स्वर रज्जु उपस्थित होते हैं, जिनको वोकल कॉर्ड्स कहा जाता है। ये स्वर यंत्र ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का काम करता है। ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ने का कार्य स्वर रज्जु की सहायता से होता है। वयस्कों में तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने ये उपस्थित होता है। पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा में इसका विकास ज्यादा तेजी से होता है। स्वर यंत्र से अगला हिस्सा ट्रैकिया या श्वास नली कहलाता है। ट्रैकिया या श्वास नली कहलाता है। ये लगभग 10 सेंटीमीटर, 10 से 11 सेंटीमीटर, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, और ये 16 से 20
अपूर्ण कार्टिलेज उपास्थि का बना होता है। कार्टिलेज उपास्थि के वलय होते हैं इसमें, जो अपूर्ण होते हैं, पूरे नहीं होते। यहाँ थोड़ा बहुत पेशी ऊतक भी पाया जा सकता है। यहां से वायु नलियां, ब्रोंकियल ट्यूब्स होती है, वायु नलियां उपस्थित होती हैं, और इनमें इस तरह से बहुत विस्तार से ब्रांचिंग हो जाती है, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है फेफड़ों के अंदर। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स इनको कहा जाता है, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में एक मुख्य अंतर यह होता है, ब्रोंकाई में उपस्थित होती है, उपास्थि पाई जाती है, जबकि ब्रोंक्यूल्स में उपास्थि नहीं होती। और फेफड़ों के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया, एक जोड़ी संरचना होती है जो मुख्यतः हमारे शरीर में गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं थी। अब किस प्रकार ये गैसों का आदान प्रदान होता है? देखिए, दो मुख्यतः श्वसन के लिए दो मुख्य गैसें हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों गैसों का किस प्रकार हमारे शरीर में आदान प्रदान होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। बेटा बहुत आसान ये चैप्टर है, अगर आप देखेंगे और जैसे ये जैव प्रक्रिया अध्याय खत्म होगा, हम इस पार्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो भी डिस्कस करेंगे। पर आपको रेगुलर बेसिस पे टॉपिक्स कंप्लीट करते रहने हैं, आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, याद रहेगा सबको। अब देखिए, दो मुख्यतः रेस्पिरेटरी गैसेज हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो मुख्यतः दो तरह से होता है। 3% ऑक्सीजन हमारे प्लाज्मा में, रुधिर के प्लाज्मा में घुली हुई होती है, और 97%, 97% ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में जाती है। कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक अस्थायी संरचना बनाती है, जिसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। अभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर के साथ हमारे शरीर में घूमता है, और जहां भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ये दोबारा से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। ऑक्सीजन उस कोशिका या ऊतक तक पहुंच जाती है, और हीमोग्लोबिन दोबारा से और ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है, फिर से ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड तीन तरह से, 7% वही प्लाज्मा में, रुधिर में, 23% कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में, और लगभग 70% बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में सबसे अधिक। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलके कार्बोनिक एसिड का निर्माण करते हैं, और ये कार्बोनिक एसिड टूट जाता है बाइकार्बोनेट आयंस में और हाइड्रोजन आयंस में, और इस रूप में ये CO2 हमारे शरीर में पहुंचती है, या हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। हमारे शरीर से संबंधित या श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां हैं, जैसे अस्थमा है, टीबी है, सिलिकोसिस है। ये सारे हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ बीमारियां हैं। बेटा अब भी आपको इस चैप्टर से संबंधित कोई समस्या है, आप पूछ सकते हैं।
कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज हमने जैव प्रक्रम का दूसरा हिस्सा श्वसन तंत्र पूरा कर लिया, किस प्रकार प्राणियों में और जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया होती है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। स्टे हेल्दी, कीप स्टडिंग, गुड लक, सी यू नेक्स्ट टाइम। हाँ बोल। बारिश आ गई।